Hello students, hope you all are doing well. And as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So, today it's my 5th online video class on Indian financial system, unit 3rd, and my topic is housing finance. So today we will see that what do we mean by housing finance. It refers to finance that is provided to individuals or group of individuals including cooperative societies for purchase or building house or houses. ये वो finance है जो किसी भी individual, group of individuals या cooperative societies के members को मिल सकता है. किस लिए? किसी भी घर को purchase या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए. हाउसिंग फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंस फॉर मीटिंग द वेरियस नीड्स रिलेटेड टू हाउसिंग. अब किस किस चीज़ के लिए हम लोग को हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है? फर्स्ट इज परचेज ऑफ लैंड, लैंड खरीदने के लिए. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ अ फ्लैट, फ्लैट खरीदने के लिए. थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, हाउस का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए. फोर्थ इज एक्सटेंशन ऑफ अ हाउस, एक्सटेंशन ऑफ अ हाउस मीन्स सब जिस किसी का भी घर मान लीजिए एक फ्लोर का बन रखा है तो उसको दूसरा फ्लोर भी बनाना है तो क्या कहेंगे हम कि उसको अपने हाउस का एक्सटेंशन कराना है. तो उस केस में भी उसको हाउस को एक्सटेंड कराने के लिए भी हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है. लास्ट इज हाउसिंग लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स, डिफरेंट बैंक से लोन्स के लिए भी हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है. So, now we will see the types of housing finance. जैसे 3 टाइप के हाउसिंग फाइनेंस है: डायरेक्ट फाइनेंस, सप्लीमेंट्री फाइनेंस एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस. तो सबसे पहले वी विल सी कि डायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है, उसके अंडर में क्या क्या आता है. तो फर्स्ट इज फाइनेंस प्रोवाइडेड टू परचेज अनदर हाउस, दूसरा हाउस खरीदने के लिए जो भी फाइनेंस हम लोग लेते हैं वो आएगा डायरेक्ट फाइनेंस के अंडर में. नेक्स्ट इज फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर लेटिंग इट आउट फॉर रेंट. अब आपको कोई भी घर आपका खाली है, आपको रेंट पे उठाना है, बट जो है आपके हाउस में कुछ कमियां हैं जो आपको रेंट उठाने से पहले वो चीज़ दूर करना है, जो कि रेंट उठाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उस कमियों को दूर करने के लिए, वो सही कराने के लिए आपको हाउसिंग फाइनेंस जो आप लेंगे वो भी डायरेक्ट फाइनेंस के अंडर में आएगा. नेक्स्ट इज बाइंग एन ओल्ड हाउस, जैसे जो ओल्ड टाइम्स के जो घर है या कोई घर जो बहुत पुराना हो गया है, बहुत ही जर्जरिया टाइप का हो गया है, तो वो भी आप खरीदना चाहें तो उसके लिए भी आपको हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है और ये डायरेक्ट फाइनेंस के अंडर में आएगा. Purchase of plot provided borrower declares that he intends to construct a house on the plot. अगर कोई भी बोरोवर जो हाउसिंग फाइनेंस ले रहा है और वो ये प्रूफ कर देता है कि ये जो प्लॉट वो ले रहा है इस पे वो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उस केस में उस प्लॉट को परचेज करने के लिए भी उसको हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फाइनेंस. सप्लीमेंट्री फाइनेंस में क्या क्या आता है? फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर ऑल्टरेशन और रिपेयर्स. अब आपके घर में कहीं से कुछ टूट रहा है, दीवार ढह रही है कहीं से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको रिपेयर कराना होगा तो आप हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं. वो फाइनेंस जो है सप्लीमेंट्री फाइनेंस के अंडर में आएगा. ऑल्टरेशन मीन्स चेंज, आपको कुछ चेंज कराना है अपने घर में, कुछ ऑल्टरेशंस कराने हैं तो उस लिए भी आपको हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है और वो भी सप्लीमेंट्री फाइनेंस के अंडर में आएगा. फाइनेंस प्रोवाइडेड आफ्टर ऑब्टेनिंग पेरी पासू और सेकेंड मॉर्गेज. मॉर्गेज के टर्म्स में जो आप जो फाइनेंस लिया करते हैं वो भी सप्लीमेंट्री फाइनेंस के अंडर ही आएगा. लास्ट इज इनडायरेक्ट फाइनेंस. फाइनेंस प्रोवाइडेड टू अदर हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रही है वो फाइनेंस इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंडर आएगा. I hope types of housing finance clear हुए. Now we will see the purpose and quantum of हाउसिंग फाइनेंस, कि हम लोग हाउसिंग फाइनेंस क्यों लेते हैं और कितना ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज परचेज ऑफ फ्लैट हाउस और परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड. हाउस परचेज करने के लिए या तो एक प्लॉट परचेज करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं, रिनोवेट कराने के लिए घर को या रिपेयर कराने के लिए. फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग हाउस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी का एक फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है और वो दूसरा फ्लोर भी बनवाना चाह रहा है, अपने हाउस को एक्सटेंड कराना चाह रहा है, तो उस केस में भी हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है.
शॉर्ट टर्म ब्रिज फाइनेंस वाइल परचेजिंग अनदर हाउस फ्लैट। अब कहीं भी जैसे आप दूसरा घर ले रहे हैं, आपको कुछ फंड की शॉर्टेज पड़ रही है या कुछ भी पड़ रही है, तो उस केस में भी आप हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं। द क्वांटम ऑफ लोन वैरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। Banks stipulate minimum of rupees 1 lakh. The maximum would depend on the bank and it could vary from rupees 10 lakhs to 2 crores or more. For repairs the amount is less around rupees 10 lakhs. तो जो क्वांटम, जो अमाउंट है लोन का जो आपको मिलता है, वो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। हर बैंक का अपना डिफरेंट स्लैब है, डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन कम से कम जो है 1 लाख तक का हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है। हर बैंक 1 लाख तक का मिनिमम, कम से कम हाउसिंग फाइनेंस देती है। मैक्सिमम 10 लाख से 2 करोड़ या उसके ऊपर भी हो सकता है नीड के हिसाब से। और रिपेयर्स के केस में इट्स 10 लाख, अप्रॉक्सीमेटली इट्स 10 लाख के आस पास मान सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ लोन। All individuals are eligible who are above the age of 18 years having sufficient income to repay the loan. The loans are not normally extended to the individuals who are above 58 years of the age. The amount of advance will be based on the individual's gross pay or net take home pay. The criteria may differ from bank to bank as per the suggestion of the RBI. 18 years के ऊपर जो भी पर्सन है और जिसके पास ये क्षमता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लिया हुआ लोन वापस कर पाए, उसको लोन दिया जा सकता है, मीन्स उसको हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है। आई रिपीट, 18 ईयर्स के ऊपर जो भी पर्सन है जो कैपेबल है लोन को वापस करने के, उसको हाउसिंग लोन दिया जा सकता है। और 58 ईयर्स के ऊपर जो पर्सन हो जाता है तो वो हाउसिंग फाइनेंस उसको नहीं दिया जाता है। और जो अमाउंट ऑफ एडवांस है, जो एडवांस वो पे करेगा, वो पर्सन की नेट टेक होम पे, मीन्स उसको कैश इन हैंड क्या मिल रहा है, सैलरी से कैश इन हैंड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब सैलरी मिलती है तो कई टाइप के डिडक्शंस होते हैं, जैसे आपका पीएफ कट जाता है, ईएसआई, और आपका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस भी कुछ कंपनीज जैसे मेडिकल का कंपनी काट लेती है। तो ये सब काट के जो कैश इन हैंड जो किसी पर्सन के हाथ में आता है, उसके बेसिस पे एडवांस अमाउंट फिक्स की जाती है। और जो क्राइटेरिया रहता है, जैसा कि हमने कहा, वो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है आरबीआई के सजेशंस के हिसाब से। The terms or the period of repayment is also dependent on the age of the buyer. Normally it is from 15 years to 25 years. The main aspect behind this is the amount of loan along with the interest should be repaid before the person retires. Loans provided for self-employed personals are sometimes a shorter duration. क्या होता है कि बेसिकली जो रीपेमेंट का जो टर्म है, जो लोन जो वापस करने का जो टर्म है, दैट रेंजेस फ्रॉम 15 टू 25 ईयर्स। 25 साल तक का ये स्कीम रहती है कि आप पैसा वापस कर सकते हैं जो आपने एज अ हाउसिंग फाइनेंस लिया है। इसका क्या है, इसका मेन, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो है लोन का जो रहता है, जो रीपेमेंट की जो अमाउंट रहती है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो एज पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि अब जैसे मानिए फॉर एग्जांपल कोई 25 ईयर्स का पर्सन है, वो हाउसिंग फाइनेंस ले रहा है, और यहीं पे कोई 45 ईयर्स का पर्सन है जो हाउसिंग फाइनेंस ले रहा है। तो उस केस में जो 25 ईयर्स का पर्सन है, वो जब वापस देगा, तो लोन वापसी में जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट जो मिलाकर जो आएगा, वो इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिलाकर जो इंस्टॉलमेंट होगी, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 45 ईयर्स वाले पर्सन से। क्योंकि वो अभी एज में कम है, मीन्स 25 ईयर्स का जो पर्सन है वो कम इंस्टॉलमेंट पे करेगा, और उसके रीपेमेंट का जो टर्म है, जो ईयर है, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो 45 ईयर्स वाला है। जो 45 ईयर्स वाला जो पर्सन है, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे और उसका रीपेमेंट टाइम कम रखेंगे। इसके पीछे क्या है लॉजिक? बेसिकली द लॉजिक इज़ दिस कि पर्सन के रिटायर होने से पहले
हम उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट ले ले। उसकी एज बढ़ गई है, वो रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, तो हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ एक बार रिटायरमेंट हो जाएगा उसकी इनकम कम हो जाएगी, माइट भी बंद भी हो जाए, तो उस केस में उसके लिए लोन रीपे करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो इंस्टॉलमेंट की जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो एज के बेसिस पे, और जो टर्म होता है कि आपको कब तक रीपे करना है, ये एज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। Next is margin interest security. The housing loan is normally between 80 to 85% of cost of the house and flat. The entire amount is rarely advanced by the nationalized banks. Some private banks are now financing 100% amount. बेसिकली बैंक से आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी घर आपका 10 करोड़ कॉस्ट है, तो बैंक से आप 80 से 85 लाख के बीच का हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग लोन पा सकते हैं। 80 से 85% तक का मैक्सिमम बैंक्स जो है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। खैर आजकल कई बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100% अमाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर हाउसिंग लोन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट rate. One is fixed for the entire tenure of the loan and the other one is floating, which is charging throughout the duration of the loan. 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है जो आपका एंटायर टेन्योर ऑफ द लोन के लिए होता है, और नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग, जो पूरे ड्यूरेशन जब तक आपका लोन चल रहा है वो चार्ज होता रहेगा। Next is the security in respect of housing finance is the property purchase with the mortgage is taken on the same for additional security guarantee may be taken. जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोग आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखते हैं, और इन केस उसके बाद भी उनको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो उस केस में वो गारंटी लेते हैं। Last is rate of interest and repayment. The rate of interest varies from bank to bank. The repayment of such loan is between 36 to 60 months, that is in 3 to 5 years in equated monthly installments along with the interest charge for the finance. The customer may opt for the foreclosure of loan also. Some banks charge penalty for that if it is foreclosed in 12 months from the date of repayment. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो चार्ज होता है, जैसे कि हमने कोई लोन लिया तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो भी बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, और इसका रीपेमेंट का जैसे कि मैंने कहा था, जो रीपेमेंट का जो टाइम है वो 15 से 25 ईयर्स के बीच में मैक्सिमम रेंज करता है। बट मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो केपेबल है अपना लोन जल्द से जल्द पे ऑफ करने में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जितने कम से कम टाइम में हम लोन पे ऑफ कर देंगे हमको इंटरेस्ट उतना कम लगेगा, और जितना ज़्यादा ईयर रहेगा, जितना ज़्यादा रीपेमेंट का पीरियड रहेगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इन केस कोई भी पर्सन है जो केपेबल है अपने लोन को जल्दी पे करने के लिए, तो उसके लिए 36 से 60 मंथ्स मीन्स 3 to 5 ईयर्स के बीच का भी एक स्कीम रहती है कि आप 3 से 5 साल के बीच भी अपना लोन वापस पे ऑफ कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। और कस्टमर को हमेशा अपने लोन को फोरक्लोज कराना चाहिए। फोरक्लोज मीन्स अब मान लीजिए कस्टमर ने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ कर दी, लास्ट की उसकी मान लीजिए 200-300 रुपये कुछ रह गए बाकी लोन के, वो नहीं दिया, ये चीज़ सोच के कि 200-300 ही है, हम अब क्या करें, देखें हमारा लोन तो हो गया, बट दैट इज़ रॉन्ग। आपने अपना फोरक्लोजर लोन का नहीं कराया है, आपने लोन का सेटलमेंट पूरा नहीं कराया है, वो 200-300 ही बाद में बढ़ के आप पे पेनाल्टी लग के बढ़ता जाएगा और आपको एनओसी भी नहीं मिलेगी, आपका लोन फोरक्लोज नहीं होगा, आपका सेटलमेंट क्लियर नहीं होगा पूरा। तो हमेशा कस्टमर को लास्ट तक का जितना भी लोन का अमाउंट बन रहा है, चाहे वो 50 रुपीज़ ही उसको बाद में क्यों सेपरेटली ना पे करने हो, वो भी पे करना चाहिए, जिससे कि कंप्लीट सेटलमेंट हो जाए और उसको एनओसी घर की मिल जाए। आज तो हम लोगों ने हाउसिंग फाइनेंस देखा। नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास पे हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।